जी, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे और इसके हमने 2 लेक्चर कर लिए और होपफुली वो लेक्चर्स देख लिए होंगे आप लोगों ने और यूज़फुल होंगे आप लोगों के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। तो उसी सीरीज़ का आज तीसरा लेक्चर हम कर रहे हैं और तीसरे लेक्चर में आज हम लेने वाले 2 क्वेश्चंस और ये दोनों ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, काफ़ी बार पूछे गए एग्ज़ाम में 2017, 14, 11 और 9। तो पहला जो उसमें से क्वेश्चन है वो है कि लैप्लासियन संकारक क्या होता है, यानी कि लैप्लास इक्वेशन जो है उसका फॉर्म क्या होता है। गाउस नियम के अवकलन प्रारूप की सहायता से पाइसन व लाप्लास समीकरण को प्रतिपादित कीजिए, है ना। गाउस नियम का जो डिफरेंशियल फॉर्म है उसकी हेल्प से हमें ये समीकरण बनाना है। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से कैसे पूछा गया है, गाउस के नियम के अवकलन रूप का प्रयोग करते हुए लाप्लास व पाइसन के समीकरण को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है और मेरे समझ में अगर किसी को बहुत ज़्यादा भी नहीं आती इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो ये चीज़ तो वो पढ़ता ही पड़ता है ना। तो ये क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हो, फिर भी मैं करा देता हूँ। तो यहाँ पर बात की है गाउस के नियम के अवकलन प्रारूप की। ठीक है, तो क्या होता है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ। गाउस का जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो होता है, क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जहाँ ये जो रो है, ये रो क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और जो ये ई है, इस ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको लिखा हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर दूसरा हम एक रिलेशन जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और पोटेंशियल के बीच में, है ना। यहाँ पर जो ये ई नॉट है, ये ई नॉट है क्या, परमिटिविटी का मतलब है विद्युतशीलता। ये है क्या, विद्युतशीलता। अब यहाँ पर ई नॉट लिखा है, इसका मतलब ये है निर्वात की, और खाली ई होता तो ये किसकी होती, माध्यम की। मैंने यहाँ पे ई नॉट लिख दिया है तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आप ई भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा डॉट ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन। तो अगर इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ तो इसका मतलब ये क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, अब दूसरी चीज़ की हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर हमारे को एक रिलेशन पता होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में। ठीक है, वी नो दैट हमें क्या पता होता है, हमें पता होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर होता है माइनस ग्रेड ऑफ फाई के, ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं ग्रेड, और ये डॉट लगा कर लिखा हुआ है तो यहाँ बोलते हैं हम डाइवर्जेंस। इसको लिखा मैंने इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड का अगर यूज़ करें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ई जो है, ई को मैं यहाँ पर रख दूँ तो क्या लिखा जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड डॉट फाई, और ये बराबर हो जाएगा माइनस साइन है यहाँ पर तो माइनस को ले लेंगे तो रो अपॉन एप्सिलॉन। अब ये जो चीज़ है ये वाली, इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर इसको बोला जाएगा तो कैसे बोला जाएगा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है डाइवर्जेंस डॉट ग्रेड फाई, इसको क्या बोलोगे, डाइवर्जेंस ग्रेड फाई। और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, इसको ये डॉट प्रोडक्ट है ना, इसको मैथमेटिकली लिखोगे आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और फिर वापस यहाँ के लिखोगे आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ क्या लिखा जाएगा, फाई। अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट है तो आई डॉट आई क्या देगा 1, जे डॉट डे क्या देगा 1, के डॉट के क्या देगा 1, आई डॉट जे 0 देगा, आई डॉट के क्या देगा 0। तो यहाँ क्या बनेगा, डेल 2x अपॉन डेल x2 प्लस डेल 2 अपॉन डेल y2 प्लस डेल 2 अपॉन डेल z2, ये बनेगा। और ये किससे मल्टीप्लाई है, फाई से। तो यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या वैल्यू निकल के आएगी, वो आएगी डेल 2 फाई अपॉन डेल x2 प्लस डेल 2 फाई अपॉन डेल y2 प्लस डेल 2 फाई अपॉन डेल z2, और इसी से यहाँ पर इसको लिख सकते हैं डेल स्क्वायर फाई। क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर फाई, ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको लिखा मैंने इक्वेशन नंबर 3।
तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 आई है, इस इक्वेशन नंबर 3 में ये जो डेल स्क्वायर ऑपरेटर है, इसमें ये जो डेल स्क्वायर ऑपरेटर है यानी कि ये चीज़ जिसको हम क्या लिख रहे हैं, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं, लैप्लासियन संकारक। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लाप्लासियन संकारक कहते हैं। इसको हम कहते हैं लाप्लासियन संकारक। तो एक बात तो यहाँ तक क्लियर हो गई कि लाप्लासियन संकारक क्या होता है। उसके बाद ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4 और 3 का यूज़ करेंगे, है ना। ये जो इक्वेशन नंबर 3 है और यहाँ पर जो ये इक्वेशन आई है, कौन सी इक्वेशन आई है, ये वाली इक्वेशन, इसको 2a लिख दो, 2a। तो इक्वेशन 2 और 3 का और 2a का यूज़ करने पर, है ना। तो इक्वेशन 3 एंड 2a का यूज़ करने पर तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर यूज़ करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनेगी डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको लिखा मैंने इक्वेशन नंबर 5। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं पॉइजन इक्वेशन। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या नाम देते हैं, पॉइजन इक्वेशन या पॉइजन समीकरण। किसी क्लोज सरफेस में चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालने के लिए हमें ये इक्वेशन काम में आती है। और यदि उसमें चार्ज नहीं है, वो जो सरफेस है वो चार्ज रहित है, यदि रो की वैल्यू 0 है, रो की वैल्यू 0 होने का मतलब सरफेस पर कोई चार्ज नहीं है, या जो क्षेत्र परिबद्ध है, परिबद्ध मतलब एनक्लोज सरफेस में कोई चार्ज नहीं है, एनक्लोज सरफेस में चार्ज नहीं है, तो यहाँ रो 0 हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, डेल टू फाई इक्वल्स टू 0। और ये जो इक्वेशन बनेगी इसको हम क्या नाम देंगे, लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास समीकरण। ठीक है, तो बहुत आसान सी समीकरण थी, ऐसा कुछ इसमें भारी काम था नहीं। ज़्यादातर जो यूज़ था वो किसका था, वेक्टर का था, आसानी से इसको कर सकते हो। तो ये तो हो गया एक क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि एक समान रूप के आवेशित गोले की ऊर्जा ज्ञात कर एक इलेक्ट्रॉन की चिर सम्मत त्रिज्या ज्ञात कीजिए, है ना। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 13, 12, 11 और 8 में। इसी को दूसरी तरीके से कैसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन को समावेशित गोले के रूप में मानकर इलेक्ट्रॉन की चिर सम्मत त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सेम ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई एक गोला है जिसकी त्रिज्या r है और उस पर जो आवेश है वो q है। ठीक है, कैसे लिखोगे, माना कोई r त्रिज्या का गोला है, r त्रिज्या का गोला है जिस पर आवेश कितना है, कैपिटल Q है। तो इससे हमें क्या निकालने में मदद मिलेगी, इससे हम निकाल सकते हैं चार्ज डेंसिटी। कौन सी चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसलिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लिखते हैं रो से। रो बराबर क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो टोटल चार्ज तो कितना है, Q, और गोले का आयतन कितना होता है, 4/3, रेडियस πr³ है। तो यहाँ से रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3Q अपॉन 4πr³। और इसको लिख दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमने ये गोला मान लिया था, मान लो ये गोला था हमारा और इसकी रेडियस कितनी थी, r। अब इसी गोले के अंदर हमने एक छोटा गोला मान लिया, ये, और मान लिया इस गोले की रेडियस हमने मान ली कितनी, स्मॉल r। तो ये बाहर जो ग्रीन कलर का दिख रहा है इसकी चार्ज डेंसिटी हमें पता है। तो छोटे वाले गोले के लिए हम चार्ज की वैल्यू निकाल लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो चार्ज डेंसिटी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे छोटे वाले गोले से। ठीक है, तो माना एक कोसेंट्रिक का मतलब होता है सकेंद्रित। माना एक कोसेंट्रिक गोला है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। अतः इस गोले
गोले पर चार्ज, तो इस गोले पर चार्ज हम निकाल लें। मान लें इस गोले पर चार्ज है Q, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को इसके आयतन से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसका आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर स्मॉल क्यूब, यह आयतन होगा इसका, और इसको लिख देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो छोटा वाला गोला है, इस पर हम, इसकी सरफेस पर हम क्या निकाल लेते हैं, विभव निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ये स्मॉल आर, तो पोटेंशियल कितना होगा, KQ/R। तो अब हम वैल्यू रख देंगे स्मॉल q की, तो स्मॉल q की वैल्यू रखो तो क्या वैल्यू रखी जाएगी, ये वाली, यानी कि ρ/4/3 पाई आर क्यू, ये वैल्यू हमने रख दी। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास v की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4/3 पाई K ρr², और इसको लिख दिया हमने इक्वेशन नंबर 3 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो गोला है r त्रिज्या वाला, इसको छोटा गोला बनाएंगे हम, छोटा गोला बनाएंगे यानी कि dr त्रिज्या का गोला बनाएंगे, जिसकी मोटाई कितनी होगी, dr। तो हम इसको छोटा गोला बनाएंगे, और तो हम इसको और छोटा गोला कर रहे हैं, r से भी इसको छोटा ला रहे हैं, जिसकी त्रिज्या कितनी हो, जिसकी मोटाई कितनी हो, dr, जिसकी मोटाई कितनी हो, dr हो, और इसका जो आवेश है वो कितना हो, dq हो, आवेश है जो कितना हो, dq हो। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम कर रहे हैं कि यदि इस गोले को छोटा कर दिया जाए, यानी कि इसकी मोटाई जो है वो कितनी कर दी जाए, dr कर दी जाए, और इसकी r त्रिज्या, इसको आवेश कितना दिया जाए, q दिया जाए। तो यदि r त्रिज्या के गोले की मोटाई dr की जाए, dr की जाए मतलब इसको छोटा कर रहे हैं, तो इस गोले पर आवेश, इस गोले पर आवेश, यानी कि इसको कर दिया छोटा, छोटा कर दिया तो इस पर आवेश निकालना है। मान लो आवेश है dq, तो फिर क्या करना है, आवेश निकालने के लिए रो को मल्टीप्लाई करना है इसके वॉल्यूम से, तो ये छोटा हो गया, तो छोटा हो गया तो हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे मोटाई से, तो एरिया कितना हो जाएगा, 4πr², और मोटाई कितनी हो जाएगी, dr। पहले हमारे पास यही r त्रिज्या का गोला था, इसकी मोटाई नगण्य थी, बाद में हमने क्या कर दिया, इसकी मोटाई बढ़ा दी, मोटाई बढ़ा दी तो फिर इस पर आवेश की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, तो फिर से हम इस पर क्या निकाल रहे हैं, चार्ज निकाल रहे हैं, जो कितना होगा, रो इंटू आयतन। आयतन कैसे निकालोगे, 4πr², जो कि हो गया इसका एरिया, और dr क्या हो गई, इसकी मोटाई। तो इसको लिखा हमने इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब क्या होगा कि जब हम इसको बड़े गोले से छोटा गोला बनाएंगे, ठीक है, यानी कि इस r त्रिज्या के गोले को जब हम dq आवेश देकर इसकी मोटाई को dr करेंगे, तो इसमें जो इस काम को करने में किया गया कार्य है, जो वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, r त्रिज्या के गोले को dq आवेश देकर dr मोटाई का करने के लिए किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा इसमें स्टोर हो जाती है। तो कार्य है वो बराबर हो गया ऊर्जा के, वो बराबर हो गया किसके, Q, dq और इनटू पोटेंशियल। तो dq की वैल्यू भी हमारे पास है और पोटेंशियल की वैल्यू भी हमारे पास है। तो ये दोनों वैल्यू, यहाँ से समीकरण कौन सी है, ये 4 है, और ये कौन सी हो गई, 5। तो किसके समीकरण का, समीकरण नंबर 4, 5, और कौन सी समीकरण का यूज़ होगा, इसको लिख लो dw और इसको लिख लो du। और कौन सी समीकरण का यूज़ होगा, और होगा समीकरण 3 का यूज़ करने पर, तो इसको लिखेंगे हम du। dq की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, यहाँ से, कितनी, रो 4πr² dr, रो 4πr² dr,
और v की वैल्यू यहाँ से लाएंगे। v की वैल्यू कितनी, 4/3 पाई के, 4/3 पाई के रो आर स्क्वायर, ये वैल्यूज़ हमने रखी। तो इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें तो 4 चौक 16, 16/3 तो 1 बन गया। और पाई स्क्वायर आर की पावर कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर 4 हो जाएगा। और पाई स्क्वायर रो स्क्वायर हो गया, रो स्क्वायर के R4 और डी आर, ये बन गया। अब पूरे गोले के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो पूरे गोले के लिए निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे, 0 से r तक होगा। तो 0 से r तक ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट, है ना। 0 से r तक क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट। तो कितना आ जाएगा, 16/3 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर के R4 dr। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो u की वैल्यू कितनी आएगी, 16/3। उसके बाद पाई स्क्वायर रो स्क्वायर के, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो r की पावर स्क्वायर अपॉन ये कितना हो गया, 5, यहाँ 4 आया। और एक मिनट, r की पावर कितनी आएगी, 5 आएगी ना, r 5 आएगा। और ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से r तक। पाई r बाहर, रो स्क्वायर बाहर, हाँ बाहर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16/3 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर के, और ये बनेगा r⁵/5। क्या बनेगा, r⁵/5। अब इसमें हम रख देंगे रो का मान। तो रो का मान कहाँ से लाएंगे, रो का मान है हमारे पास, रो का मान समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से रो का मान रखने पर, समीकरण 1 से रो का मान रखने पर, तो ये जो रो है यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, इसका हम वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे। इसकी वैल्यू डाल देंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 16/5 पाई स्क्वायर के r⁵। और जब रो की वैल्यू डालेंगे तो 9q², क्योंकि वो 3q है। और नीचे कितना हो जाएगा, 16 पाई स्क्वायर और r⁵। इसको जब हम सिंपल करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा 3/5 kq²/r। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, जो हमें पूछा है। ठीक है, तो एक पार्ट तो इसका ये हो गया। दूसरा पार्ट हमें पूछा है कि जो चिर सममित त्रिज्या निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक बहुत छोटा कण है, तो बहुत छोटा कण है तो इसकी आकृति या इसका आकार का निर्धारण करना, यानी कि शेप और साइज़ को बता पाना बहुत मुश्किल है। यदि हम ये मान लें कि ये कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला है और जिसका द्रव्यमान संचित विद्युत ऊर्जा के कारण मान लिया जाए, मतलब इसका जो द्रव्यमान आ रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के कारण आ रहा है। ठीक है, तो हम इसके आकार का क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। तो हमने मान ली कि ये एनर्जी है जिसके कारण, या हमने मान लिया कि किसी r त्रिज्या के गोले पर आवेश जो है वो है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। तो माना r त्रिज्या तथा आवेश E मतलब इलेक्ट्रॉन, E के गोले की स्थितिज ऊर्जा, तो यहाँ पर क्या होगा, Q की जगह क्या रख दिया जाएगा, E। तो ये क्या बन जाएगा, U = 3/5 ke²/r, ये बन जाएगा। और इसको वापस से लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। अब आइंस्टीन के अनुसार यदि m जो है वो रेस्ट वाला मास है और c वेलोसिटी है किसकी, लाइट की। ठीक है, तो ये जो ऊर्जा है, जो आइंस्टीन की ऊर्जा है mc², इसके बराबर होगा। यही जो ऊर्जा होगी E = 3/5 ke²/r², ये जो ऊर्जा होगी इलेक्ट्रॉन की स्थिति विद्युत ऊर्जा मानी जा सकती है। यहाँ पर जो हमने लिखा ये इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट जो है उसको हम क्या मान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्थिर विद्युत ऊर्जा मान सकते हैं, स्थित विद्युत ऊर्जा मान सकते हैं। तो इसको अगर इलेक्ट्रॉन की स्थित विद्युत ऊर्जा मान सकते हैं तो आइंस्टीन के नियम के अनुसार ऊर्जा जो है वो बराबर होती है mc², जहाँ ये क्या होता है, मास, कौन सा मास, जब वो रेस्ट में है,
और c क्या होता है, लाइट की स्पीड। तो इन दोनों इक्वेशंस को यदि हम बराबर कर दें तो बराबर करोगे तो mc² बराबर 3/5 किसके बराबर हो जाएगा, ke² अपॉन r² के। तो यहाँ से हमारे पास r का जो फॉर्मूला है, ये r² नहीं है, r है, तो यहाँ से जो r का फॉर्मूला बनेगा वो कितना बनेगा, 3ke² अपॉन 5mc²। अब हम जो यहाँ हमारे पास वैल्यू होगी उन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देंगे। k की वैल्यू कितनी होगी, 9 × 10⁻⁹ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये k की वैल्यू होगी। e की वैल्यू कितनी होगी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद मास जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो कितना होगा, 9.1 × 10⁻⁻11 है ना, किलोग्राम में होगा। और c जो होगा वो कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में होगा। तो ये वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पर रख दें तो r = 3k, k की वैल्यू 9 × 10⁻9 e² यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 इसका स्क्वायर। उसके बाद 5m की वैल्यू कितनी, 9.11 × 10⁻⁻11 और c यानी कि 3 × 10⁸ और इसका स्क्वायर। इसको जब हम पूरे को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास r की वैल्यू आती है 1.69 × 10⁻⁻15 मीटर, ये वैल्यू निकल के आती है। और -15 मीटर जो है, अगर ये है तो एक 10⁻⁻15 मीटर बराबर होता है एक फर्मी के। तो इसको हम लिख सकते हैं r बराबर 1.69 फर्मी। तो ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत ऊर्जा या रेडियस होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत रेडियस होती है। तो ये 2 क्वेश्चंस थे जो कि मेरे अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है और पहले भी पूछे गए हैं और वापस से भी पूछे जा सकते हैं। किस तरह से सॉल्व करने हैं, क्या लिखना है एग्ज़ाम में, ये मैंने आपको बता दिया है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको वापस प्रैक्टिस कर सकते हैं।